मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, इसके डेफिनेशन, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है, इसके कॉजेज क्या होते हैं और इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं। और साथ ही हमने क्या देखा था, साथ ही हमने ये जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जो कि टीबी पैदा करती है, जिसके कारण हमारे बॉडी में टीबी होता है, उसके स्टेज कौन से हैं, यानी कि वो जो इन्फेक्शन फैलाती है उस इन्फेक्शन के स्टेजेस कौन कौन से हैं। तो इसको हमने पार्ट 1 में पढ़ा था और आज हम पार्ट 2 में सबसे पहले इसके ट्रांसमिशन को पढ़ेंगे कि जो टीबी कॉज करती है जो बैक्टीरिया, उसको हम बोलते हैं मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये बैक्टीरिया फैलती कैसे है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक्चुअली में कैसे फैलती है और इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कि पहले ये बैक्टीरिया कहाँ पे जाती है और लंग्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, या फिर अगर ये अदर पार्ट्स में इन्फेक्शन पैदा करती है तो बॉडी के अदर पार्ट्स में भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन, उसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी, उसके बाद हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, उसको क्या बोलते हैं, कौन कौन से टेस्ट करके हम पता लगाते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही है, मतलब जो टीबी पैदा कर रही है वही बैक्टीरिया है और उस पेशेंट को टीबी है, ये कंफर्म करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू। तो इन सभी को आज हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने अच्छे से इसको पढ़ लिया है, उसके डेफिनेशंस वगैरह जो मैंने आपको अभी बताया अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में हम देख लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका मतलब है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलती है। ये जो बैक्टीरिया है वो टीबी तो पैदा करती है, टीबी कॉज करती है कि इन्फेक्शन के थ्रू, इन्फेक्शन फैलाती है एक व्यक्ति में और फिर उसके बॉडी में टीबी हो जाता है। जब ये सीवियर हो जाती है तब इन्फेक्शन करने के बाद वो उसके लंग्स में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ कुछ इन्फ्लामेशन होती है, उसके बाद जो इम्यून सिस्टम है उस पर भी असर पड़ता है। तो हम देख लेते हैं कि एक व्यक्ति से एक्चुअली में दूसरे व्यक्ति में ये कैसे फैलती है। पहले मैंने क्या लिखा है, एक्सपोजर टू एम ट्यूबरकुलोसिस, एम मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, या फिर आप इसको ट्यूबरकल बैसिलस भी बोल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को टीबी। तो ये जो टीबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, ट्यूबरकल बैसिलस, ट्यूबरकल बैसिलस, ठीक है, या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो ट्यूबरकल बैसिलस है वो बैक्टीरिया ही इन्फेक्शन पैदा करती है, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं। या फिर अगर लॉन्ग फॉर्म में अगर हमें बोलना हो तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, या फिर बैक्टीरिया जो है उसको हम क्या बोलेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर एम ट्यूबरकुलोसिस। तो जब कोई व्यक्ति इस बैक्टीरिया के संपर्क में आता है, एक्सपोजर मतलब संपर्क में आता है, वातावरण में अगर ये रहती है बैक्टीरिया, अब ये जो बैक्टीरिया है वो वातावरण में कैसे रहती है, समझ लीजिए कि मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूं और मेरे अंदर वो इन्फेक्शन ऑलरेडी पहले से है। जब मैं खांसूंगी, जब मैं छींकूंगी या फिर जब मैं बात करूंगी तो मेरे मुंह में से जो ड्रॉपलेट्स निकलेगी, ड्रॉपलेट्स किसको बोलते हैं, ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे लाड़ की जो बूंदें होती है, मुंह में सलाइवा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, लाड़। तो जो छोटी छोटी निकलती है तो वो उनमें क्या होती है, उनमें बैक्टीरिया होती है। और जो लाड़ की साइज है वो कैसी होती है, छोटी सी, ठीक है। तो ये जो साइज है लाड़ की वो 1 से लेकर के 5 म्यूमीटर तक हो सकती है और इस एक लाड़ की छोटी सी बूंद में लगभग 1 से लेकर के 400 तक ये जो बैक्टीरिया है, कौन सी बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया है, ट्यूबरकल बैसिलस है, ये 1 से लेकर के 400 तक एक छोटे से लाड़ की बूंदों के अंदर 1 से लेकर के 400 तक ये रह सकती है ये बैक्टीरिया। यानी समझ लीजिए कि अगर एक लाड़ के छोटे से बूंद में, एक ड्रॉपलेट में अगर 1 से लेकर के 400 तक है बैक्टीरिया इसकी, तो क्या होगी, तो बहुत ज्यादा अगर ये इन्फेक्शन पैदा कर देगी, ठीक है। या तो ये मेरे से अगर मैं खांसूंगी, छींकूंगी तो मेरे मुंह में से जो भी ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उसमें या तो एक बैक्टीरिया होगी या फिर 200 होगी, 300 होगी, लेकिन 400 तक ये हो सकती है। मतलब जितनी ज्यादा संख्या होगी बैक्टीरिया की मेरे अंदर, उतनी ज्यादा संख्या मेरे ड्रॉपलेट्स के अंदर भी बैक्टीरिया की होगी। और जब उतनी ज्यादा बैक्टीरिया जब कोई व्यक्ति कांटेक्ट में आएगा, मेरे संपर्क में आएगा, मेरे आसपास आएगा, मुझसे बात करेगा, तो जब वो सांस लेगा
तो अगर वो छोटी सी लार की बूंद जिसमें 100, 200, 300, 400 बैक्टीरिया है, अगर वो उसके सांस के थ्रू उसके लंग्स में जाती है तो उसको इन्फेक्शन पैदा करती है। अगर एक बैक्टीरिया जाएगी तो इन्फेक्शन कम होगा, जाहिर सी बात है। अगर 2 जाएगी तभी इन्फेक्शन कम होगा, लेकिन अगर 100 जाए, 200 जाए, 300 जाए, 400 जाए तो क्या होगी, तो उसके बॉडी में जो टीबी होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है सीवियरिटी पे, मतलब कितनी बैक्टीरिया है उसके हिसाब से टीबी भी सीवियर होगी। चलिए हमने ये समझ लिया, तो मैंने क्या लिखा, एक्सपोजर टू एम ट्यूबरक्लोसिस। सबसे पहले क्या होगा, एक व्यक्ति उस इन्वायरमेंट में जिसमें बैक्टीरिया है संपर्क में आएगा, उसके सांस के थ्रू उसके लंग्स में जाएगी, उसके बाद क्या होगा, इन्फेक्शन पैदा होगा। इन्फेक्शन पैदा उसके बॉडी में होगा, तो इस टाइम में जो इन्फेक्शन पैदा होगा या फिर इन्फेक्शन नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैक्टीरिया अगर उसके बॉडी में गई, 2 गई, तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम उसका उस बैक्टीरिया को किल कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो बॉडी बच जाएगी। लेकिन अगर वही 100 गई, 200 गई, 300 गई, 400 गई, तो उस आदमी को इन्फेक्शन होगा, उस व्यक्ति को इन्फेक्शन होगा। और जब इन्फेक्शन होगा तो 3 चीजें आपकी हो सकती है। पहला ये कि जो इन्फेक्शन है वो फिर खत्म हो जाएगा। अब इन्फेक्शन खत्म कैसे होगा, अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है तो क्या होगा, उसका जो इम्यून सिस्टम है उस बैक्टीरिया से फाइट करेगा, उसके बाद बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ थोड़ी सी सूजन होगी, उसके बाद इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी पर्सन है तब। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है तो उसके बॉडी में क्या होगी, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन हो जाएगी। लेटेंट का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया तो उसके बॉडी में रहेगी, इसका जो इम्यून सिस्टम है वो उस बैक्टीरिया को किल भी कर देगा और उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। वो जो इम्यून सिस्टम जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं मैक्रोफेजेस और व्हाइट ब्लड सेल्स। मैक्रोफेजेस और व्हाइट ब्लड सेल्स, मान लीजिए कि अगर ये मैक्रोफेजेस है, ठीक है, ये छोटी सी गोल टाइप की मैक्रोफेजेस है, ठीक, तो इसके अंदर ये एब्जॉर्ब कर लिया बैक्टीरिया को, इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्या होगा, किल नहीं होगा, वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, मतलब अपना कोई सिम्टम्स नहीं दिखा रहा होगा, वो अपने आप में ग्रो नहीं कर रहा होगा, अपने जैसा बहुत सारे बैक्टीरिया को बना नहीं रहा होगा, लेकिन मैक्रोफेजेस के अंदर में वो बैक्टीरिया होगा। और भविष्य में हो सकता है कि वो बैक्टीरिया फिर एक्टिव फॉर्म में आ जाए, जैसे ही इम्यून सिस्टम वीक होगा वैसे ही वो बॉडी पे हावी हो जाएगा, इम्यून सिस्टम पे वो हावी हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। मतलब जब तक बैक्टीरिया आपके बॉडी में कोई भी सिम्टम्स पैदा नहीं कर रही है, इन्फेक्शन नहीं पैदा कर रही, तब तक क्या बोलते हैं उसको, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में है। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, मैंने पहली चीज बता दी कि इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, दूसरा कि इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, और तीसरा कि अगर उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक है तो तीसरा ये होगा कि उसको प्राइमरी टीबी हो जाएगी, मतलब इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे करके इन्फेक्शन फैलना भी स्टार्ट हो जाएगा लंग्स में। उसके बाद प्रोग्रेसिव डिजीज, मतलब वो जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे सीवियर होती जाएगी, दिन पर दिन वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। उसके बाद 2 चीजें हो सकती है, या तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगी। पल्मोनरी का मतलब है कि अगर वो बैक्टीरिया सिर्फ लंग्स को अफेक्ट करती है तो उसको क्या होगा, टीबी हो जाएगा लंग्स में। पल्मोनरी मतलब लंग्स में टीबी हो जाएगा। ठीक है, या फिर उस व्यक्ति का बहुत ज्यादा ही इम्यून सिस्टम वीक है तो क्या होगा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, मतलब जो उसके लंग्स है उसको उसके साथ साथ बॉडी के अदर पार्ट्स जैसे कि किडनी हो गई, स्पाइन हो गई, ब्रेन हो गई, ये बैक्टीरिया उसको भी इन्फेक्शन करने लगेगा, उसको भी इन्फेक्टेड करने लगेगा। तो जो 2 चीजें हो सकती है मैंने आपको बता दिया, एक व्यक्ति जाएगा एक्सपोजर, फिर इन्फेक्शन होगी, इन्फेक्शन के बाद 3 चीजें हो सकती है, फिर प्राइमरी टीबी, फिर प्रोग्रेसिव डिजीज, उसके बाद प्राइमरी या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज। अब लेटेंट इन्फेक्शन में क्या है कि भविष्य में ये बाद में भी हो सकती है, डिजीज में भी कन्वर्ट हो सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एरो दिया, उसके बाद फिर ये दोनों कंडीशंस आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसको आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्फेक्शन थोड़ा सा फैलती है, क्या क्या परसेंटेज होते हैं। ठीक है, ये जो है ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी कि एम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, एरोजोल, एरोजोल का मतलब क्या है, हवा में की जो हमारी लार जो होती है वो हवा में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोजोल। ठीक, ये अगर बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया अगर फैलेगी तो 95% चांसेस होते हैं कि लेटेंट इन्फेक्शन हो, मतलब कि बहुत सारे लोगों के बॉडी में ये बैक्टीरिया जाती तो है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होती है, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो जो नौजवान होते हैं वो अक्सर हेल्दी ही होते हैं,
ज़्यादा कोई प्रॉब्लम उनके बॉडी में नहीं होता है, तो क्या होती है 95% वो लेटेंट इन्फेक्शन होती है, मतलब बैक्टीरिया उनके बॉडी में है बट कोई भी सिम्टम नहीं दिखा रही है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। और फिर लेटेंट इन्फेक्शन से 5% चांसेस होते हैं कि वो एक्टिव इन्फेक्शन में बदल जाए। इसके अलावा लेटेंट इन्फेक्शन जो है वो फिर से एक्टिव हो जाती है और HIV और या फिर TB कॉज करती है, इसके चांसेस 50% होते हैं। लेटेंट इन्फेक्शन के बाद डायरेक्टली एक्टिव हो जाए, इसके जो चांसेस होते हैं वो 5%, और लेटेंट के बाद यानी कि इनएक्टिव फॉर्म से वो भविष्य में बहुत लंबे समय के बाद वो एक्टिव फॉर्म में हो जाए, एक्टिव इन्फेक्शन पैदा करने लगे, इसके जो चांसेस होते हैं वो 50% होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक्टिव इन्फेक्शन है वो फिर दूसरे को कैसे फैलाएगी, 50% चांसेस होते हैं कि अगर मेरे अंदर एक्टिव बैक्टीरिया है और अगर मैं खांसूंगी छींकूंगी तो जो लोग मेरे आसपास होंगे उसको 50% चांस है कि उनके बॉडी में वो बैक्टीरिया जाएगी, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद अगर एक्टिव इन्फेक्शन हो गई, मतलब मेरे बॉडी के अंदर TB की बैक्टीरिया आ गई और मेरे अंदर इन्फेक्शन हो रहा है और अदर ऑर्गन्स में भी अगर स्प्रेड हो रहा है, तो 95% चांसेस है कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन 5% चांसेस है कि रिलैप्स हो जाएगा। रिलैप्स का मतलब क्या होता है कि वापस से ठीक हो जाएगा, फिर वापस से वो और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो और ज़्यादा अटैक करने लगेगी। इसकी जो चांसेस होते हैं वो 5% होती है, और ठीक हो जाऊंगी मैं, इसकी जो परसेंटेज होगी वो 95% होगी। इसके अलावा 50% चांसेस होता है कि व्यक्ति के बॉडी में अगर TB की बैक्टीरिया है तो वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। चलिए अब हम इसके पैथोफिजियोलॉजी को देख लेते हैं कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो लंग्स में आती कैसे है, और फिर लंग्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, एंड देन लास्टली जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, मतलब जो TB है, वो कैसे हमको हो जाती है, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजी हम क्या किसको बोलते हैं, इटियोलॉजी हम कॉजेस को बोलते हैं, मतलब जो भी कारण रहे हैं। कौन से कारण, अगर वो व्यक्ति के बॉडी में कोई और भी डिजीज है उसके वजह से भी तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है, तो हो सकता है कि वो जिस व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उससे वो बैक्टीरिया उसके बॉडी में जाए, और उसका इम्यून सिस्टम क्योंकि वीक है तो उसके बॉडी में ये जो बैक्टीरिया है वो हावी हो जाए उसके इम्यून सिस्टम पे और फिर TB पैदा कर दे, उसको TB हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो मैंने पार्ट 1 में बताए थे, बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जो मैंने पार्ट 1 में बताए थे, तो आपको जा करके पहले वो लेक्चर देखना है, उसके बाद आपको ये पार्ट 2 के लेक्चर्स देखने हैं, तभी आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ में आएंगी, ठीक है। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी कारण रहे हैं, जो भी रिस्क फैक्टर रहे हैं, उसकी वजह से, इटियोलॉजी मतलब कॉजेस, उसकी वजह से क्या हो रही है, ए पर्सन इनहेल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड बिकम इन्फेक्टेड। जो भी कारण रही है उसकी वजह से वो जो पर्सन है वो इनहेल कर लेता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को और वह इन्फेक्टेड हो जाता है। उसके बाद क्या होती है कि ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो ट्रांसमिट थ्रू द एयरवेज टू एल्वेलाई। एल्वेलाई कहाँ पे होती है, लंग्स में। एयरवेज किसको बोलते हैं, अगर ये आपकी ट्रैकिया है और देन आपकी लंग्स है, तो ये जो ट्रैकिया है वो दोनों लंग्स में छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। जब वो छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं तो उसको सबसे छोटी जो ब्रांच होती है उसको हम बोलते हैं एल्वेलाई। तो ये जो एयरवे, जहाँ से सांस हम लेते हैं लंग्स तक, जहाँ से ऑक्सीजन जाती है पहुँचती है बाहर से, वहाँ पे एल्वेलाई में गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तभी हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने सांस से बाहर निकालते हैं। तो एयरवेज से एल्वेलाई तक वो इन्फेक्शन जाती है, वो बैक्टीरिया जाती है और क्या करती है, एल्वेलाई में जाकर के, क्योंकि एल्वेलाई की जो स्ट्रक्चर है वो मटके जैसी स्ट्रक्चर होती है, गोल गोल छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होती है, उसी से गैस का एक्सचेंज होता है। तो उस छोटी सी स्ट्रक्चर में जाकर के ये जो बैक्टीरिया है वो डिपोजिट मतलब जमा हो जाती है और फिर वहां पे वो धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाने लगती है। और जब वो अपनी संख्या बढ़ाती है उसके बाद क्या होता है कि बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। जो बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी की लिम्फेटिक सिस्टम है। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होती है, लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी को एक तरह से सबसे पहले प्रोटेक्ट करती है। जब भी कोई बाहर की जो बैक्टीरिया आती है वो लिम्फेटिक सिस्टम सबसे पहले उसका रिस्पॉन्स करता है, बचाने की हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। अगर वो बैक्टीरिया
बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो फिर क्या होता है, तो फिर वहां पे सूजन हो जाती है। तो लिम्फेटिक सिस्टम एक तरह से देखा जाए तो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है, सबसे पहले क्योंकि हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्टार्टिंग में ही जब बैक्टीरिया आती है तो वो लड़ता है, तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है बैक्टीरिया इसके थ्रू स्प्रेड होती है। जब इसके थ्रू स्प्रेड होगी तो उसके बाद कहाँ पे होगी, लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, अगर कोई इन्फेक्शन आती है हमारे बॉडी में तो सबसे पहले लिम्फ नोड्स में ही सूजन होती है, क्योंकि वो हमें इंडिकेट करता है, वो हमें बताता है कि हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। तो वो लिम्फ नोड्स में जाती है बैक्टीरिया, फिर ब्लड में पहुंच जाती है और फिर बॉडी में पहुंच जाती है, बॉडी से फिर ब्लड में, ठीक है, सॉरी ब्लड से फिर बॉडी में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बैक्टीरिया स्टिमुलेट बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स। जो बैक्टीरिया है जब वो बॉडी में आएगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको पता लग जाएगा कि बाहर से कोई एलर्जेंस आई है। एलर्जेंस मतलब जो कि एलर्जी पैदा कर रही है, जो हमारे बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है उसमें कोई डिस्टर्ब करने बाहर से आया है। तो हमारा बॉडी क्या होगा, जैसे ही बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आएगी वैसे ही बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है, मतलब इम्यून सिस्टम है, वो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करेगा वैसे ही क्या होगी, वैसे ही सूजन हो जाएगी हमारे बॉडी में। जहां पे ये बैक्टीरिया है, अगर लंग्स में ये बैक्टीरिया है तो लंग्स में सूजन हो जाएगी, अगर हमारे हैंड में होगी मतलब ब्लड में होगी तो हमारे कहाँ पे होगी, जिस एरिया में होगी लिम्फ नोड्स में सूजन हो जाएगी। तो इसी तरह से क्या होगा कि जैसे ही बैक्टीरिया बॉडी में आएगी वैसे ही जो सूजन है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने लिखा है सिस्टेमिक लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। सिस्टेमिक का मतलब क्या होता है कि बॉडी के होल बॉडी में सूजन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर लोकल होता तो मतलब एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर जगह पे, और सिस्टेमिक मतलब होल बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है पूरे बॉडी में एक तरह से अलर्ट का जो सिग्नल है वो जाएगा कि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर गई है। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने इधर लिख दिया है। उसके बाद जब ऐसा कुछ हो जाएगा उसके बाद जो फैगोसाइट्स है, फैगोसाइट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस, ठीक है। फैगोसाइट्स मतलब जो मैक्रोफेजेस सेल होते हैं वो क्या करते हैं, फैगोसाइट्स हमारे बॉडी को एक तरह से साफ करने का काम करते हैं। जो भी डेड टिश्यू होती है, जो हमारे बॉडी की जो आरबीसी है या फिर जो डब्ल्यूबीसी है वो बनती है और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एक समय के बाद में, ठीक है। तो उन सभी को जो फैगोसाइट्स है वो इनगल्फ करती है, हमारे ब्लड को साफ करती है। तो ये जो फैगोसाइट्स है वो उस बैक्टीरिया को, क्योंकि वो बैक्टीरिया बाहर से आया है तो ये भी क्या करेगी, इसको लगेगा कि बाहर का कोई आदमी आया है, सॉरी बाहर का कोई बैक्टीरिया आया है। एक एग्जाम्पल के समझ लीजिए कि बाहर का अगर कोई भी चीज हमारे बॉडी में आएगा तो जो फैगोसाइट्स है वो एक्टिव हो जाएगी और वो उसको खाना स्टार्ट कर देगी। अगर वो उसको खाना स्टार्ट कर देगी तो कुछ बैक्टीरिया तो मर जाएंगे लेकिन कुछ बैक्टीरिया उसमें से जिंदा रह जाएंगी, मतलब कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर जाएंगी उस कंडीशन में भी। तो वो क्या करेंगी, वो जो फैगोसाइट्स जब उसको इनगल्फ कर लेंगे, जब उसको अपने अंदर ले लेंगे तो वो बैक्टीरिया उसके जो मैक्रोफेजेस होती है उसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइट्स के एग्जांपल है। तो जो मैक्रोफेजेस हैं, जो कि सेल हैं जो कि उसको खा चुकी है, जो कि उसको इनगल्फ कर चुकी है, उस मैक्रोफेजेस के अंदर में वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगी। कौन सी, बैसिलस। बैसिलस कौन सी है, जो कि टीबी कॉज करती है, ठीक है। डेड भी होंगी और उसमें से कुछ जिंदा भी होंगी। उसके बाद क्या होगा कि नेक्रोटिक डिजेनरेशन अकर। जैसे ही उस बैक्टीरिया को जब माइक्रोफेजेस जब इनगल्फ कर लेगी तो वो बैक्टीरिया उसके अंदर में होगा लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं, जब बॉडी को लगेगा कि वो बैक्टीरिया को ऑलरेडी खा चुकी है तो जो उसको क्या करता है, उसको फिर लिक्विड फॉर्म में बदलने का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। तो अब उस बैक्टीरिया को क्योंकि डिस्ट्रॉय करना है तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया जो नेक्रोटिक वहां मतलब होता है डेड टिश्यू, ठीक है, डेड सेल्स जो होते हैं उसको फिर क्या होती है, उसका डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाती है ताकि हमारा बॉडी जो है वो क्लीन रहे, हमारा बॉडी में जो ब्लड है वो क्लीन रहे, ठीक है। जब ये ऐसा होगा तो उसके बाद क्या बनेगा, लिक्विफाइज एंड ड्रेन इनटू ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। उसके बाद जब डेड सेल्स जब हो जाएंगे तो वो जो साथ में जो लिक्विड बन जाएगी, मतलब ये जो डेड बैक्टीरिया है या फिर जो उसमें जो सर्वाइव कर गई है वो फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। जब वो लिक्विड फॉर्म में आएंगे तो उसको कहाँ पे ड्रेन होगा, वो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री, मतलब ये जो ट्रैकिया है इसके स्पेस में होगा। उसके बाद अगर खांसी होगी उस व्यक्ति को तो कफ के साथ वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि उस कफ में वो बैक्टीरिया हो जो कि जिंदा हो, जो कि सरवाइव कर चुका हो। तो उसी में से कुछ बैक्टीरिया क्या होती है कि जैसे ही लिक्विड फॉर्म में आता है,
जैसे ही वो जो मैक्रोफेजेस है वो लिक्विड फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट करता है, वो जो टिश्यू, डेड टिश्यू होते हैं, तो उसमें वो बैक्टीरिया रहती है, उसमें सर्वाइव की हुई रहती है। जैसे ही वो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री में आती है वैसे ही वो इन्फेक्शन फैलाना स्टार्ट कर देती है, और जैसे ही इन्फेक्शन यहाँ पे होता है वैसे ही पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर चुकी है, तो वो मतलब इम्यून सिस्टम पे वो हावी हो चुकी है, इम्यून सिस्टम से ज़्यादा वो स्ट्रांग हो चुकी है। उसके बाद वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कॉज कर देती है, मतलब जिससे कि टीबी हो जाती है, जिससे कि उसके बाद वो बैक्टीरिया एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और फिर इन्फेक्शन पैदा करने लगता है और पूरे आपके लंग्स में इन्फेक्शन कर सकता है। अब हम ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स को देख लेते हैं, क्या क्या सिम्टम मतलब क्या क्या लक्षण हमें टीबी में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम कैसे सिम्टम को देखेंगे, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम को, मतलब बॉडी में तो बैक्टीरिया है लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। उसमें से कोई भी लक्षण हमें बॉडी में दिखाई नहीं देगा, मतलब मेरे बॉडी में अगर बैक्टीरिया है तो मुझे कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे और मैं बीमार भी फील नहीं करूंगी। इसके अलावा मेरे द्वारा ये जो बैक्टीरिया है वो किसी और व्यक्ति में नहीं फैलेगी। और लेकिन नॉर्मली अगर हम टेस्ट करेंगे, अगर मेरा टेस्ट होगा कि मेरे अंदर टीबी की बैक्टीरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है या फिर नहीं है, तो वो जो स्किन टेस्ट होगी वो फिर पॉजिटिव आएगी। लेकिन स्पेसिफिक सिम्टम्स टीबी के क्या क्या हो सकते हैं, मतलब अगर मेरे अंदर बैक्टीरिया आई है और वो एक्टिव फॉर्म में है, वो अपनी संख्या को बढ़ा रही है, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। पहला क्या है, कफ लास्ट 3 वीक्स और लॉन्गर, जो खांसी होगी वो 3 हफ्तों से होगी और उससे ज़्यादा भी रह सकती है। म्यूकोइड और म्यूकोप्रूरुलेंट स्पूटम, इसका मतलब है कि म्यूकस के साथ साथ, मतलब अगर मैं खांसी करूंगी तो खांसी में म्यूकस, जिसको हम बलगम बोलते हैं, कफ बोलते हैं हिंदी में, और खांसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कफ, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं हम, म्यूकस को कफ बोल सकते हैं या फिर बलगम बोल सकते हैं। जो व्हाइट कलर की जो मुंह से निकलती है खांसी के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोइड या फिर म्यूकोप्रूरुलेंट, ठीक है। मतलब म्यूकस भी होगी और साथ में पस भी आ सकता है खांसी के टाइम में। स्पूटम मतलब म्यूकस, ठीक है। पेन इन द चेस्ट, सीने में दर्द रहेगी, क्योंकि सीने में लंग्स होती है और लंग्स में जो इन्फेक्शन है तो क्या होगी, उसको लंग्स में दर्द महसूस होगी। और इनलार्ज लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो बड़े हो जाएंगे, क्योंकि अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होती है तो सबसे पहले सूजन लिम्फ नोड्स में होती है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी, उसको सांस लेने में दिक्कत महसूस होगा। और इसके अलावा वीजिंग साउंड आएगी, मतलब जब अगर मैं सांस लूंगी तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई सीटी बजा रहा हो, सांसों में से आवाज आएगी सांस लेते टाइम में। कफिंग अप ब्लड और स्पूटम, जब वो खांसी करेगा तो उसके साथ ब्लड भी आ सकता है और वो म्यूकस भी आ सकता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब जो पेशेंट है उसका वेट लॉस होते जाएगा, लेकिन उसका जो क्या कारण है वेट लॉस होने का ये हमें पता नहीं लग पाएगा। फीवर नाइट स्वेट्स, उसको बुखार होगी और उसको रात में अक्सर पसीना आएगा। चिल्स, मतलब उसको ठंड लगेगी फीवर के साथ, वीकनेस महसूस होगी। और फेटिक मतलब बहुत ज़्यादा वो थका हुआ महसूस करेगा। और लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब उसको भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा क्लबिंग ऑफ फिंगर्स एंड टोज, जो उसकी फिंगर्स है, मतलब अगर ये नेल है तो उसके आसपास की जो स्किन है वो काफ़ी राउंड शेप की और फूली हुई रह जाएगी, फूली हुई हो जाएगी। हाथ की भी और पैरों की भी जो उंगली होती है वो दोनों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्लूइड अराउंड द लंग्स, लंग्स के आसपास क्या होती है, फ्लूइड भर जाती है, जिससे कि ट्यूबरक्लोसिस जब होते हैं बॉडी में, इसके जब बैक्टीरिया होते हैं तो ये हमें सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। कॉज एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की अगर बैक्टीरिया किसी व्यक्ति के अंदर में है तो बैक्टीरिया बॉडी के अदर पार्ट्स में भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। लिम्फ ग्लैंड्स, अब लिम्फ ग्लैंड्स में देख ले लिम्फ ग्लैंड्स में क्या क्या अफेक्ट होती है, कैसे वो अफेक्ट करती है लिम्फ ग्लैंड्स को। स्वोलन ग्लैंड्स एनीवेयर इन दी बॉडी, बॉडी में जितनी भी लिम्फ ग्लैंड है उसमें क्या होगी, उसमें सूजन हो जाएगी। किसके कारण, माइकोबैक्टीरियम अगर ट्यूबरक्लोसिस बॉडी में आ गई है और वो एक्टिव फॉर्म में है, उस कंडीशन में ये चीजें होंगी। गट एंड एब्डोमेन में क्या होगा, गट मतलब इंटेस्टाइन और एब्डोमेन की जो एरिया जिसमें स्टमक होती है, इसमें क्या होगा, पेन एंड स्वेलिंग और पुअर डाइजेशन विद डायरिया एंड वेट लॉस। पेन होगी, दर्द महसूस होगा, वहां पे स्वेलिंग होगी, सूजन होगा, और जो डाइजेशन है वो भी सही से नहीं हो पाएगा उस व्यक्ति में। इसके साथ साथ उसको डायरिया होगा और उसका वेट लॉस होते रहेगा। बोन्स और जॉइंट्स में क्या होंगे, टीबी अगर हो गई है किसी व्यक्ति को तो सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिल सकते हैं बोन्स एंड जॉइंट्स में।
टीबी बोन और जॉइंट में भी, इसकी जो बैक्टीरिया है वो बोन और जॉइंट में भी आ सकती है, उसको भी संक्रमित कर सकती है, जिससे बोन में पेन फील होगा और जॉइंट्स में पेन होगा और जॉइंट्स में सूजन भी हो जाएगा। हार्ट में क्या वो अफेक्ट डालेगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी हार्ट के आसपास, हार्ट जहाँ पे रहती है उसके आसपास की जो मेम्ब्रेन है उसमें सूजन हो जाएगी इस बैक्टीरिया के कारण। उसके साथ ही उसको सीने में दर्द रहेगा और साथ ही साथ सांस लेने में उसको दिक्कत महसूस होगी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। मेडिकल टर्म में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को क्या बोलते हैं, डिस्पनिया। किडनी और ब्लैडर में क्या चेंजेस आएंगे, ग्रोइन में पेन होगा। ग्रोइन किसको बोलते हैं, अगर ये एक व्यक्ति है, मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ, ठीक है, ये एक व्यक्ति है तो ये जो थाई और एब्डोमेन यहाँ पे जो मिलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ग्रोइन। तो यहाँ पे आपको दर्द महसूस, और यहाँ पे क्या होती है, अगर मेल है तो यहाँ पे पेनिस होगी और फीमेल तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट होगी, तो यहाँ पे उसको पेन फील होगा और जब वो यूरिन को पास करेगा उस टाइम उसको पेन फील होगा अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसके बॉडी में इन्फेक्शन फैला रही है तब। इसके अलावा ब्रेन में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, मेनिंजाइटिस होगा, मतलब ब्रेन में एक लेयर होती है जो ब्रेन को कवर की हुई रहती है, मेनिंजेस बोलते हैं उसको, ITIS लगा हुआ है, मतलब ब्रेन के जो मेनिंजेस है उसमें इन्फ्लामेशन हो गई है, उसमें सूजन हो गई है। जब ऐसा होता है तो उसको वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, उसको हेडेक होता है, उसका वेट लॉस होता है, उसका जो बिहेवियर है वो चेंज रहने लगता है अगर ब्रेन अफेक्ट होता है इस बैक्टीरिया के कारण तब। उसके बाद है स्किन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, रैशेस हो जाएगी स्किन में और इरिथमा नोडोसम हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, ये जो स्किन है, स्किन की जस्ट अंदर की जो लेयर है उसमें लम्प्स होंगे, लम्प्स मतलब, और अल्सर्स होंगे। अल्सर क्या होता है, छोटे छोटे घाव टाइप की स्ट्रक्चर वहां पे हो जाएगी। इसके बाद मिलियरी टीबी हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, मिलियरी टीबी का मतलब है कि ये जो बैक्टीरिया है पहले तो ये लंग्स को इन्फेक्टेड कर देगी, उसके बाद बॉडी के अदर पार्ट्स को भी इन्फेक्शन फैलाने लगेगी, उसमें भी इन्फेक्शन वो कॉज करने लगेगी। इसको हम बोलते हैं मिलियरी टीबी, ठीक है। तो ये सभी सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अगर टीबी पैदा करता है, जिसके कारण टीबी होती है उस कंडीशन में। अब हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होती है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब ऐसे टेस्ट जिनको करने के बाद कंफर्म हो जाता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बॉडी में है या फिर नहीं है। तो पहला टेस्ट क्या मैंने लिखा है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं मॉन्टॉक्स स्किन टेस्ट या फिर PPD। PPD का मतलब क्या होता है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसको क्या हम करते हैं, इस टेस्ट में हम मेनली क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो इंजेक्ट करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर इंजेक्शन के सहायता से, सिरिंज और नीडल्स के सहायता से क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं 5 यूनिट PPD को। PPD मतलब प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स को इंट्राडर्मल लेयर में। इंट्राडर्मल कौन सी होती है, सबसे ऊपर वाली स्किन की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। उसके बाद क्या होती है, डर्मिस एंड देन इंट्राडर्मिस या फिर सबक्यूटेनियस। उस लेयर में इंजेक्ट करती है कितनी, 5 यूनिट PPD को, जिसके कारण, और वो जो 5 यूनिट PPD है वो कहाँ पे होगी, अगर ये हमारी नी है तो ये यहाँ पे इस वाले पोर्शन में 4 इंच नीचे, एल्बो से 4 इंच नीचे इंजेक्ट होती है, ठीक है। 4 इंच नीचे अगर इंजेक्ट करने के बाद वहां पे बम्प होता है, बम्प आ जाती है। बम्प का मतलब छोटा सा, जहां पे इंजेक्शन लगता है छोटा सा वहां पे उभार आ जाता है। जब वहां पे उभार आता है छोटा सा, तो वो लगभग 5 mm से अगर ज्यादा होता है, यानी कि 0.2 इंच से अगर ज्यादा होता है उस साइड पे, 48 आवर्स के बाद हम चेक करते हैं उस बम्प को कि अगर हमने जो 5 यूनिट PPD के इंजेक्शन अगर हमने लगाए हैं तो 48 आवर्स के बाद हम चेक करेंगे, वहां पे छोटा सा फूला हुआ आपको दिखेगा, उसको हम बोलते हैं बम्प। तो उसकी हम मेजरमेंट करेंगे, वो 5 mm मतलब मिलीमीटर से या फिर 0.2 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे उसकी साइज ज्यादा है इसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है। इसके अलावा इन ड्यूरेशन, यानी कि वो जो बम्प है वो छोटा सा जो फूल गया है, वहां पे हल्का सा जो स्किन है वो उठ गई है, तो उसकी जो हार्डनेस है वो कितनी है, या फिर उसकी जो रेडनेस जिसको हम बोलते हैं इरिथमा वो कितनी है, उसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में हम क्या करते हैं, ये कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट है इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। इसके बाद हम स्पूटम टेस्टिंग करते हैं। स्पूटम टेस्टिंग में क्या लेते हैं, हम एक छोटा सा स्मीयर लेते हैं और उस पे स्पूटम मतलब जो म्यूकस जो बॉडी से जो लंग से जो बाहर आती है, जब कोई पेशेंट खांसता है
और उसके खांसी के दौरान वो जो म्यूकस उसके साथ आई है बाहर, उसको हम ले करके क्या करते हैं, स्मीयर पे रखते हैं, उसी को हम स्पुटम बोलते हैं, और फिर उसको एग्जामिनेशन करते हैं लैब में, किसके अंडर, माइक्रोस्कोप के अंडर, ठीक है। उसके बाद वहां पे एग्जामिन करने के लिए हम एक स्पेशल स्टेन का यूज करते हैं, मतलब एक स्पेशल डाई का यूज करते हैं जिससे कि टीबी के बैक्टीरिया हमें दिखे। इसके बाद अगर स्पुटम टेस्टिंग हो जाती है तो इसमें हम ये चीजें कर लेते हैं, डाई हम यूज कर लेते हैं जिससे कि टीबी की जो बैक्टीरिया है उसका अलग से कलर दिख जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि उस स्पुटम में टीबी की बैक्टीरिया है या फिर नहीं है। इसके अलावा कल्चर टेस्ट करते हैं। कल्चर टेस्ट जो होती है वो थोड़ा सा लेट होती है, मतलब ये जो स्टेन वाली जो टेस्ट है वो अक्सर फास्ट होती है, वो हमेशा फास्ट होती है, और जो इसका रिजल्ट है वो फास्ट हमें दिख जाता है कि टीबी की बैक्टीरिया है या फिर नहीं है। लेकिन हमें अगर पक्का अगर हमें ये पता लगाना है कि टीबी की बैक्टीरिया उसके बॉडी में है ही, या फिर एक्टिव फॉर्म में हो या फिर इनएक्टिव फॉर्म में हो, मेनली जो स्मीयर वाली टेस्ट है इसमें जो एक्टिव होंगी बैक्टीरिया वही हमें पता लग पाएगी। लेकिन अगर हमें पता लगाना है कि बॉडी में कहीं इनएक्टिव बैक्टीरिया तो नहीं है, तो हम उसका कल्चर टेस्ट करते हैं। मतलब उस स्पुटम जो म्यूकस होती है, पहले क्या करते हैं, लैब में ही टीबी के बैक्टीरिया को हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं और ये चेक करते हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक्स से वो बैक्टीरिया किल होती है या फिर नहीं होती है, और जब नहीं किल हो रही है तो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उस बैक्टीरिया की वो कितनी ज़्यादा है। तो इस जो कल्चर टेस्ट है इसको करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हमें ये चीज़ें होती है कि ट्यूबरक्लिन टेस्ट पॉजिटिव आ गई, चलिए चेस्ट एक्सरे आ गई, उसके बाद स्पुटम टेस्टिंग भी पॉजिटिव आ गई, इसमें अगर नेगेटिव भी आ गई तो हम एकदम पक्का यानी कि एकदम श्योरिटी के लिए कि उसके बॉडी में बैक्टीरिया नहीं है, इस श्योरिटी के लिए हम फिर कल्चर टेस्ट करते हैं जिसमें हम टीबी के बैक्टीरिया को हम ग्रो करते हैं, उसके बाद हम टेस्ट करते हैं। तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये कंफर्म हो जाता है कि बॉडी के अंदर इनएक्टिव बैक्टीरिया भी नहीं है। अगर एक्टिव बैक्टीरिया रहती है तो स्मीयर में आ जाएंगी, और अगर स्मीयर में नहीं आती है और ये वाली टेस्ट पॉजिटिव रहती है तो हम कल्चर टेस्ट करते हैं। उसके बाद है क्वांटिफेरोन टीबी गोल्ड टेस्ट। ये कौन सी टेस्ट होती है, ये टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है, और इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए एक्टिव या फिर लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, मतलब जो इनएक्टिव ट्यूबरक्लोसिस की बैक्टीरिया होती है बॉडी में, या फिर जो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस की जो बैक्टीरिया है उनको डिटेक्ट करने के लिए ये एक ब्लड टेस्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें का जो बॉडी होती है, मतलब जो बॉडी किसकी, जो बैक्टीरिया है उसकी बॉडी से प्रोटीन निकलता है क्योंकि वो हमारे अंदर ग्रो कर रही है। तो जो हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी का जो इम्यून सेल होता है, जो हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल होती है वो उसके बॉडी के निकले हुए प्रोटीन्स के साथ आकर के कंबाइन कर जाती है, ठीक है, इंक्यूबेट हो जाती है। जब वो इंक्यूबेट हो जाती है तो जो हमारा बॉडी का जो इम्यून सेल है वो फिर रिस्पॉन्स करता है, और जैसे ही वो बॉडी रिस्पॉन्स करता है हमारा, वैसे ही क्योंकि उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स कर रहा है तो हमारा इम्यून सेल क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा इम्यून सेल उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट इंटरफेरोन गामा को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IFN गामा भी बोलते हैं। और ये जो सब्सटेंस होती है, ये सब्सटेंस अगर डिटेक्ट हो जाती है बॉडी में, इसका मतलब है कि बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस की बैक्टीरिया है। मतलब बॉडी ये सब्सटेंस तभी प्रोड्यूस करती है जब बैक्टीरिया होती है टीबी की, तब क्यों, क्योंकि उससे फाइट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने BCG का अगर वैक्सीनेशन ले रखा है बचपन में, किसके लिए, टीबी के अगेंस्ट होती है BCG वैक्सीनेशन, बचपन में ही लिया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति ये वैक्सीनेशन जब ले रखा है तो जब हम ये टेस्ट करेंगे तो ये टेस्ट में हमें ये सब्सटेंस देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब टेस्ट में हम नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे इस सब्सटेंस को। क्यों, क्योंकि उसने BCG की इंजेक्शन ले रखी है। BCG बहुत सारे कंट्रीज में ली जाती है लेकिन US में BCG नहीं देते हैं बच्चों को, ठीक है। इसके अलावा देख रहे हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में मैंने सबसे पहले क्या लिखा है कि जो ट्रीटमेंट होती है इसकी, उसमें बहुत सारे ड्रग्स यूज होते हैं साथ में, मेनली 4 ड्रग्स यूज होते हैं, कॉम्बिनेशन में हम यूज करते हैं ताकि टीबी की जो बैक्टीरिया है वो किल हो पाए, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को
डिस्ट्रॉय करने लगती है। जो स्टार्टिंग होती है उसमें हम कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स को यूज़ करते हैं 6 से 12 महीने तक। मतलब जो कैंसर की जो मेडिसिन होती है हम उसको यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में 6 से लेकर के 12 महीने तक हम उस एजेंट्स को, उस मेडिसिन को हम पेशेंट को देते हैं। ड्रग्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं टीबी के केस में? तो पहला है फर्स्ट लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में 4 ड्रग्स मैंने लिखे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है आइसोनायाजिड। ये कौन सी ड्रग्स होती है? ये एक बैक्टीरिसाइडल ड्रग है। बैक्टीरिसाइडल का क्या मतलब होता है कि ये बैक्टीरिया को सीधे किल कर देती है, ठीक है। और ये बहुत अच्छे तरीके से उसके जो लीजन्स होते हैं बैक्टीरिया के उसको पेनिट्रेट करती है, मतलब उसमें ये चली जाती है, उसको एक तरह से होल करके चली जाती है। और ये एक्सक्रीट कहाँ से होती है? बॉडी में किडनी इसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देती है, ठीक है। दूसरा है रिमफैम्पिसिन। रिमफैम्पिसिन क्या होती है? इट इज अ पोटेंट माइकोबैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स। मतलब जो बैक्टीरिया है उसकी जो आरएनए है वो क्या करती है? वो रेप्लिकेट करती है, मतलब अपने जैसी बहुत सारी बैक्टीरिया को वो बनाती है, अपनी संख्या बढ़ाती है। तो जो उसकी संख्या बढ़ रही है उस संख्या को कम करने के लिए उसको वो क्या करती है? उसकी जो आरएनए है जाकर के उसी को डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये भी बहुत अच्छे तरीके से बैक्टीरिया के टिश्यू को डिस्ट्रॉय करती है, उसके पेनिट्रेट कर देती है। और जिसके कारण जो हमारी जो बॉडी फ्लूइड है वो ऑरेंज कलर की हो जाती है, ऑरेंज डिस्कलरेशन हो जाती है हमारी बॉडी फ्लूइड की, ठीक है। और इसका जब मेटाबॉलिज्म कौन करता है? उसके बाद जब बॉडी फ्लूइड जब ऑरेंज हो जाती है तो ये मेटाबोलाइज्ड हो जाती है लीवर के थ्रू और एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन और बाइल में। बाइल जूस क्या होती है? लीवर से बाइल निकलती है और वो बाइल कहाँ पे जमा होती है? गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो मेटाबोलाइज हो जाती है लीवर के थ्रू और जमा कहाँ पे होती है? बाइल में, मतलब बाइल में ये चली जाती है, मिक्स हो जाती है, जहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसका वहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो जाता है और उसके बाद यूरिन के थ्रू भी ये बाहर आ जाती है। तीसरा क्या है? पाइराजिमामाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट है। मतलब ये बैक्टीरिया को सीधे किल नहीं करती है, ये उसके ग्रोथ को कम कर देती है, ठीक है। ये क्या करती है? सीधे डिस्ट्रॉय कर देती है, ये उसके ग्रोथ को कम कर देती है। और जब ग्रोथ कम करती है तो ये कौन से बैक्टीरिया की ग्रोथ करती है? टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, जो डोरमेंट होता है, मतलब सेमी डोरमेंट, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में नहीं है, मतलब वो एक्टिव फॉर्म में भी है थोड़ा सा और बहुत धीरे धीरे वो ग्रो हो रहा है और ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी डोरमेंट। तो उस फॉर्म में होती है। या फिर माइकोबैक्टीरिया जो होती है उसके सेल के अंदर जाकर के ये क्या करती है? उसके बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम कर देती है और किडनी इसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है इस मेडिसिन को, ठीक है। जब ये काम कर देती है उसके बाद चौथा क्या है? इथैम्ब्यूटॉल। इथैम्ब्यूटॉल क्या करती है? ये धीरे धीरे ये जो बैक्टीरिया है इसके ग्रोथ को धीरे धीरे ये इनहिबिट करती है, मतलब धीरे धीरे ये इसके ग्रोथ को रोकती है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है ये फिर जब ये अपना काम कर देती है तो ये बॉडी के बाहर कैसे आती है? इसको यूरिन के थ्रू किडनी क्या करती है? एक्सक्रीट कर देती है, या फिर जो इंटेस्टाइन होते हैं वो एज अ वेस्ट फीसेस के रूप में बाहर निकाल देते हैं। चलिए सेकेंड लाइन ड्रग्स अब हम कब यूज करते हैं? सेकेंड लाइन ड्रग्स हम उस केस में यूज करते हैं जब फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स होती है उससे कुछ भी नहीं होता है उस बैक्टीरिया को, मतलब वो ड्रग्स देने के बाद भी बैक्टीरिया का ग्रोथ कंटिन्यूअसली होता रहता है, यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है। या फिर जो पेशेंट है वो उस ड्रग्स को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, उस ड्रग्स के कारण उसके बॉडी में रिएक्शंस हो रही है, उस कंडीशन में हम सेकेंड लाइन ड्रग्स को यूज करते हैं। और सेकेंड लाइन ड्रग्स किसके द्वारा यूज होती है? स्पेशलिस्ट के द्वारा कुछ कंडीशंस में ही यूज होती है। वो कंडीशंस कौन सी होती है? रेजिस्टेंस या फिर इनटॉलरेंस की कंडीशंस। इसमें कौन कौन से हम मेडिसिन को देखते हैं? एमिकासिन, ठीक है, कैप्रियोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स में क्या क्या आ गया? एजिथ्रोमाइसिन एंड कैलिथ्रोमाइसिन और क्विनोलोन्स। क्विनोलोन्स में क्या क्या आ गए? मॉक्सीफ्लोक्सासिन या फिर लेवोफ्लोक्सासिन। तो ये भी सभी जो ड्रग्स है वो सेकेंड लाइन ड्रग्स में आते हैं और इन ड्रग्स को हम रेजिस्टेंस या फिर टॉलरेंस की कंडीशन में ही यूज करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, पैथोफिजियोलॉजी, ट्रांसमिशन कैसे होती है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कैसे होते हैं और जो इसकी मैनेजमेंट है वो किस तरह से हम करते हैं, कौन कौन से टेस्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे लेक्चर्स आप सभी को पसंद में आ रहे होंगे और अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे लेक्चर्स तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको
अदर नॉलेज भी हो तब भी आप कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो मैंने आपको नहीं बताए। अगर कोई पॉइंट अगर छूट गई हो तो मैं वो बताने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।